डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट कैथोड पे बनेगा और क्या एनोड पे बनेगा, आपने पिछले लेक्चर में ये सब आयनाइजेशन थ्योरी के बेस पर समझा था। आज हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट करेंगे, तो इसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हम ऐसा लेते हैं और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आपको पता है अगर इसका मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो जो कैटायन होता है ये कैथोड की तरफ चला जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और यहाँ पे क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। और जो अनायन होता है वो किधर चला जाता है, एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और इधर क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसका आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब कि इसमें वाटर भी होता है, तो उसमें भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होंगे। तो आपको पता है कि वाटर की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो वो एनोड पर जो है वो ऑक्सीजन देता है और कैथोड पर रिडक्शन से वो क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। तो इस तरह से उनकी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकती है और ये भी जो कैटायन अनायन है इनकी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। तो आपको देखना यह है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मतलब कि सोडियम बनेगा या इधर कैथोड पर, या हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन बनेगी या ऑक्सीजन बनेगी। तो ये सब आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस थ्योरी में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसकी वैल्यू देखकर ही हम प्रोडक्ट बता सकते हैं कि क्या बनेगा। तो देखिए पहले एनोड पर समझिए। एनोड पर जो है हम देखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, चाहे वो क्लोरीन का है या इसका वाटर का है, जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाएगी एनोड पर। और इसी तरह से कैथोड पर क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। तो वो Na पॉजिटिव या वाटर दोनों का हम रिडक्शन पोटेंशियल देख लेंगे। इस केस में हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी रिडक्शन ईजिली हो जाएगी कैथोड पर। तो यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है। तो नोट कर लीजिए इसको। द सब्सटेंस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड इजीली एट कैथोड and the substance having higher value of oxidation potential is oxidized easily at anode। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो इसमें नोट करना है और इसको हम आगे किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ब्रोमाइड। तो कॉपर ब्रोमाइड में कॉपर 2 पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है और इसमें वाटर भी है। जो वाटर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होंगे उसमें, उसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो आपको देखिए कि इलेक्ट्रोड्स पर कौन कौन सी रिएक्शन होने वाली हैं। तो पहले हम कर लेते हैं रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर जो रिएक्शंस होने वाली हैं वो क्या होंगी, रिडक्शन होगी। तो कॉपर इसमें 2 पॉजिटिव है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, सॉलिड कॉपर बनाएगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको याद ही होगा वो कितना होता है, 0.34 वोल्ट। तो इस तरीके से है। और आपको वाटर की भी रिडक्शन करनी है। तो वाटर की रिडक्शन होती है कैथोड पर, और कैथोड पर जो वाटर होता है वो क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी आप नोट कीजिए। तो H2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये हाइड्रोजन बना देगा और 2 OH नेगेटिव बनाएगा और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड स्टेट में वो -0.83 वोल्ट होता है। तो ये रिएक्शन अगर आपको समझ नहीं आई है तो इसको मैं पहले बैलेंस कर देता हूँ। ये जो 2 वाटर है इसको आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव समझ लीजिए और ये 2 हैं। तो 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना देगा और 2 OH नेगेटिव यहाँ पर रह जाएंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको समझ लेनी है और इस तरह से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कॉपर का ही है इसका फर्स्ट रिएक्शन में। तो इट मीन्स कि इस केस में कैथोड पर कॉपर ही प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन नहीं। तो यहाँ पर आपको कैथोड का प्रोडक्ट लर्न कर लेना है कि इस केस में क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसी रिएक्शन का ज़्यादा है तो कॉपर ही कैथोड पर ऑब्टेन होगा। तो अब हम देखते हैं रिएक्शंस एट एनोड।
एनोड पर क्या होगा आपको पता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो होती है वो नेगेटिव आयन की होती है। तो नेगेटिव आयन यहाँ पर क्या है, Br नेगेटिव आयन है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा, Br2 बनाएगा और इसका हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड स्टेट में वो आपको लर्न कर लेना है 1.08 वोल्ट होता है। और इसी तरह से वाटर की जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, वाटर की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 नहीं करना है, क्योंकि इसमें अकेला ऑक्सीजन ही 2 नेगेटिव चार्ज रखता है। तो अकेला ऑक्सीजन तो ये O2 बनेगा और 2 H पॉजिटिव यहाँ पे रह जाएंगे और वो 2 नेगेटिव जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है वो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे आप। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का जो है वो भी आपको लर्न करना है -1.23 वोल्ट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नोड पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इस रिएक्शन का ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन ही एनोड पर प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ब्रोमाइड में आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी रिडक्शन हो जाती है कैथोड पर, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एनोड पर। तो कॉपर इसमें कैथोड पर और ब्रोमीन जो है इसमें एनोड पर बनेगा। आगे करते हैं सेकेंड एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इसमें आपको पता है कि Na जो है वो कटायन है और Cl जो है वो नेगेटिव है, अनायन। तो कटायन की क्या होती है, रिडक्शन कैथोड पर, और अनायन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन एनोड पर। तो ये एक्वा सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, वाटर की भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट वाटर से बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या Na और Cl से। तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं कैथोड पर। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है आपको पता है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन हम इसकी पहले सोडियम की लिख देते हैं, Na पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, Na। तो इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है स्टैंडर्ड स्टेट में वो आपको लर्न कर लेना है, -2.71 वोल्ट होता है। तो इसी तरह से वाटर की भी रिडक्शन वाली रिएक्शन जो है आपको याद होगी, इस तरह से उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था और वाटर जो है कैथोड पर क्या देता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या बनता है, 2OH नेगेटिव। ये जैसे मैंने पहले समझाया था कि इसको H पॉजिटिव OH नेगेटिव सपोज कर लेना है आपको। तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना देते हैं और 2OH नेगेटिव जो है यहाँ पर लिखे हैं। तो इस तरह से ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन है और ये क्या है, रिडक्शन है, और ये कैथोड पर होती है। तो इस केस में हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे वाटर का, जो पहले बताया था कितना था, -0.83 वोल्ट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को देखकर आपको पता चलेगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसी की रिडक्शन जल्दी हो जाती है, इजीली हो जाती है कैथोड पर। तो इन वैल्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि माइनस साइन है तो यही वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कैथोड पर इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन ही बनेगा और सोडियम नहीं बनेगा। तो ये कैथोड की रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी रिडक्शन वाली। अब हम आगे करते हैं रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो होती है वो किसकी होती है, नेगेटिव आयन की। तो यहाँ पर मैं पहले Cl की लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या बनाएगा, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होगा वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो होता है -1.36 वोल्ट। तो इसी तरह से जो वाटर की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 नहीं करना है और उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। और वाटर जो है एनोड पर क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से ये आपको 2H पॉजिटिव प्लस 2E, और इस केस में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो नोट करना है, वो कितना होता है, -1.23 वोल्ट। अगर ये रिएक्शन आपको समझ नहीं आई है तो फिर वो देख लीजिए, यहाँ पर H क्या होता है, पॉजिटिव। तो 2H तो पॉजिटिव हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, और ऑक्सीजन जो होता है वो अकेला ही क्या है, 2 नेगेटिव है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ कर दिए और जो ऑक्सीजन एटम बचा वो हाफ O2 लिख के ये एक ऑक्सीजन एटम है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर लिखनी थी।
तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो क्लोरीन बनेगा या ऑक्सीजन। अगर आपको उस तरह से करते हैं जैसे पहले सोचा था कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आपको यही दिखाई दे रहा है वाटर के केस में, और ऑक्सीजन जो है वो मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। अगर आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें आपको दिमाग में रखना है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl का अगर आप लेते हैं तो उसमें क्लोरीन जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एट एनोड पर उस केस में क्या बनता है, क्लोरीन बनता है और ऑक्सीजन जो है वो नहीं बनता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, दिस इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन वाटर की या क्लोराइड आयन की देखें तो वाटर की जो ऑक्सीडेशन है उसमें ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है क्लोरीन के कंपैरेटिवली, इसलिए वो वाली ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होती है और इसकी हो जाती है क्लोराइड आयन की, और क्लोरीन ही मेन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि इस केस में क्लोरीन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में मेन प्रोडक्ट क्यों है, तो आप कहेंगे कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ओवर voltage, because in case of oxidation of water greater voltage is required for its oxidation as compared to the oxidation of chloride ion। तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा वोल्टेज इस केस में रिक्वायरमेंट होने की वजह से तो ये वाली ऑक्सीडेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाती जितनी कि क्लोराइड आयन की हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको यही याद रखना है कि कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में एनोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरीन होगा और ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये आपको ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड अल्मोनियम 3 पॉजिटिव हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन वाटर। तो इसका क्या मतलब है कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है, तो इसका मतलब वाटर के कंपैरेटिवली इनकी रिडक्शन नहीं होती है, और कैथोड पर इनके केस में क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, जैसा कि अभी आपने सोडियम के केस में देखा था। तो उसी तरह से केस कैल्शियम का भी है और एल्युमिनियम का भी है, तो ये बात आपको लर्न कर लेनी है। और सेकंड पॉइंट है कि कॉपर आयन एंड सिल्वर आयन हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन वाटर। तो इसका मतलब इन्हीं की रिडक्शन हो जाती है, और कॉपर आयन की रिडक्शन होने से कैथोड पर कॉपर बन जाता है, सिल्वर आयन की रिडक्शन होने से सिल्वर बन जाता है, और इस केस में हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता है कैथोड पर अगर इनके केस में देखा जाए, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इन्हीं की रिडक्शन ईजिली होती है। और थर्ड पॉइंट भी आपको नोट करना है, नेगेटिव आयन का आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होती है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन आई नेगेटिव हैव हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर, इट मीन्स कि देयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इजीली। तो ब्रोमाइड आयन से क्या हो जाता है, एनोड पर ब्रोमीन प्रोड्यूस हो जाती है, और आयोडाइड आयन से आयोडीन प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन फ्लोराइड आयन से फ्लोरीन प्रोड्यूस नहीं होती है एनोड पर, क्योंकि उसका क्या है, वाटर के कंपैरेटिवली लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्लोराइड आयन जो है एनोड पर ऑक्सीडेशन में फ्लोरीन क्यों नहीं देते, तो आपको यही कहना है बिकॉज इट हैव लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर। तो इस केस में ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया करता है कि KBr एक्वस ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव ब्रोमीन एट एनोड बट KF जो है दैट डज नॉट गिव F2 एट एनोड। तो इस क्वेश्चन में यही वाला आयंस की ही बात आपको करनी है, ब्रोमाइड आयन की या फ्लोराइड आयन की। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को आपने नोट कर लेना है, और किस किस केस में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये बिल्कुल ध्यान में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फेराडेज लॉज जो हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड हैं, तो इसमें 2 लॉज आप डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट लॉ है, तो पहले आप इनको डेफिनेशन देख लीजिए, फिर उसका मीनिंग भी आपको समझना है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में ही है ये। द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड
at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution। तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उतना ही मास जो है सब्सटेंस का ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो आपको इसको किसी एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर आप जैसे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं तो Na पॉजिटिव, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करते जाएंगे सोडियम आयन, और सोडियम जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा लेते हैं जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z यहाँ पर क्या है, इसे क्या बोलते हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये आपने पढ़ा था पीछे कि वो किसके इक्वल होती है, करंट इनटू टाइम। करंट यहाँ एम्पियर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज इक्वल टू Z, क्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, करंट एम्पियर में और टाइम सेकंड में। तो यहाँ पर आप एक और बात नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, इस Z को डिफाइन करना है। तो अगर आप सपोज करें कि करंट जो है 1 एम्पियर है, करंट 1 एम्पियर और टाइम जो है 1 सेकंड है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे केस में W जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z के। तो यहाँ से आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकंड। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आगे हम देख लेते हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो नोट कीजिए। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन द वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है इस केस में कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में से पास कर दी जाए तो उनका जो अलग अलग वेट डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें हम एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सपोज कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को आप इस तरीके से सीरीज़ में लगा के रखें और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उनमें पास करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट वेट की रेशियो में ही वेट डिपॉजिट होता है। जैसे कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, वो उनके इक्विवेलेंट वेट की रेशियो में होगा। मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, तो इनकी इक्विवेलेंट वेट की रेशियो उनके वेट की रेशियो के इक्वल ही होगी। तो इस लॉ में आपको ये बताया गया है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में से पास करते हैं तो उनका जो अमाउंट डिपॉजिट होती है इलेक्ट्रोड पर वो उनके इक्विवेलेंट वेट्स के प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम आगे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल जैसे सोडियम का ले लेते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड पर क्या होगा, सोडियम प्रोड्यूस होगा अगर वो मोल्टन लेते हैं तो, क्योंकि अदरवाइज एक्वा सोल्यूशन में तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाती है इस केस में। तो यहाँ पर अगर मैं मोल्टन के केस में समझा रहा हूँ आपको, तो ये सोडियम प्रोड्यूस होगा। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो 1 एटम ऑफ सोडियम ही प्रोड्यूस होता है। अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो आपके पास ये 1 मोल ऑफ सोडियम बनता है। मींस कितना बनता है, 23 ग्राम। तो अगर यही आप पोटाशियम लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल ऑफ पोटाशियम बनेगा। लेकिन ये तो कितना बनेगा, जितना इसका एटॉमिक मास है वो तो 39 होता है, तो इस केस में ये 39 ग्राम बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सेम इलेक्ट्रिसिटी अगर आप 2
डिफरेंट सॉल्यूशन में से पास कर रहे हैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वो आप यहाँ देख रहे हैं वो उनके एटॉमिक वेट के प्रोपोर्शनल है। जो 1 पॉजिटिव वाले होते हैं तो उसमें तो एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट क्योंकि सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है तो इसमें इससे 3 टाइम्स मोर 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्योंकि इसका वैलेंसी जो है वो 3 पॉजिटिव है, तब जाके ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा। तो 1 मोल इसका कितना होता है 27 ग्राम। लेकिन अगर आप सेम क्वांटिटी रखते हैं मीन्स कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पास करते हैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वो इसका 1/3 होगी, मतलब इतना होगी। तो ये अमाउंट कितनी है जितना अल्युमिनियम का क्या है इक्विवेलेंट वेट है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो 1 मोल मतलब कि सेम इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से तो जो अमाउंट डिपॉजिट होती है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब है कि आपको डेफिनेशन जो है इसकी समझ में आ गई होगी। अब आपको फार्मूला देखना है कि जो मैंने लिखा था वो कैसे बना। तो सपोज़ आपके पास 2 सब्सटेंसेस हैं, एक फर्स्ट का जो वेट डिपॉजिट हुआ है वो फर्स्ट के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, सपोज के लगा लिया। तो इसी तरह से जो दूसरा सब्सटेंस है तो उसका जो वेट डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। तो इनको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेकंड सब्सटेंस, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड सब्सटेंस। तो इस तरह से वो फार्मूला जो मैंने कॉपर सिल्वर का लिखा था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 लॉज जो फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के थे इनका डेफिनेशन और ये जो एक्सप्रेशन है ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है।